अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन है हमारा मेहमान, वो अपना तारुफ़ आप हैं। और वो कहते हैं ना कि खुशबू को तारुफ़ की ज़रूरत नहीं होती। तो आज हमारे साथ हैं अब्बास अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई ये पैकेज बनाते वक्त मैं सोच रहा था कौन सा गाना रखूँ, कौन नहीं, सा। मुझे बड़ा मज़ा आया पैकेज देखने का ना। वो बड़ा कम ऐसा होता है कि अपने गाने ना इस तरह से आगे पीछे आपको सुनने में एक कंपाइलेशन हाँ मिले, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे हाँ, तो भी। मैं ये भी देख रहा था कि ये आपकी जर्नी, आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। तकरीबन मेरा ख्याल है अभी भी आप छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी 20 साल, आप बहुत हाँ कम हाँ, उम्री में आपने शुरू किया बिल्कुल बिल्कुल करियर। बिल्कुल। मैंने पहले मैं सिंगिंग से नहीं स्टार्ट किया था, मैं कीबोर्ड प्लेइंग से स्टार्ट किया था। और स्कूल डेज़ में उस वक्त मैं कीबोर्ड बजाता था और अपने स्कूल बैंड्स और जो हाँ अंडरग्राउंड बैंड्स हैं जो सही है। होते अच्छा, ये सारी होते बातें तो हम करेंगे, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम गुफ्तगू यहाँ से शुरू करें कि इस कदर तब्दीली आ चुकी है। जब आपने करियर शुरू किया था जी तो कैसेट होती थी, बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले रिकॉर्ड हुआ जी करते थे। जी और अब इस वक्त जो है उस सीडी, डीवीडी और हर चीज़ उड़ गई। जी और टेक्नोलॉजी के इस इनकलाब में यूट्यूब सामने खड़ा है और बिल्कुल उसके पैरेलल जो बाकी बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल। तो आज का गुलूकार अब कैसे, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि आप पहले तो एल्बम बिकती थी, पैसे आते थे, सीडी बिकती थी, पैसे आते थे, फिर कॉन्सर्ट्स होते थे। चले कॉन्सर्ट्स तो समझ आता है, अभी भी जी किसी हद तक वो हो रहे हैं, लेकिन अब सर्वाइवल कैसे है? देखिए, अब म्यूजिक में उतने पैसे नहीं जितने पहले वो करते अच्छा। थे, ये तो बात है। अच्छा। और ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है। जब एक बैंड, बड़ा मशहूर बैंड था मेटालिका, जी। तो उन्होंने नैपस्टर को इसी वजह, नैपस्टर एक चीज़ आई थी जो ठीक कि MP3 ठीक जहाँ पर आप सुन सकते थे, ठीक। उन्होंने उनको सू किया। और वो केस आई थिंक पता नहीं हारे थे या जीते थे, लेकिन वो सू इसी वजह से किया था। उन्होंने कहा कि यार हम इतना पैसा अपनी एल्बम सेल्स और इन चीज़ों से बनाते थे, जी। अब वो सब कुछ नहीं हो रहा। तो ये तकलीफ जो है ये पूरी दुनिया में है। आए हाय। डायनामिक शिफ्ट आया है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि हमें उस शिफ्ट के साथ चेंज करना है। ये सोशल मीडिया की हेल्प लेनी है, और यूट्यूब पैसे देता है आपको, लेकिन ऑब्वियसली वो परसेंटेज नहीं है जो कि मिलियंस ऑफ कॉपीज जब आप बेचते थे अपनी बेचते थे। उसकी। तो फ़र्क तो पड़ा है। फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। और आई थिंक कि, लेकिन आप हम ये नहीं कर सकते ना कि हम बस उसी टाइम को याद करते रहें और बैठे रहें। हमें इवॉल्व करना है टाइम के साथ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि पहले आप वो एक रिकॉर्डिंग कंपनी की मिन्नतें करनी पड़ती थी, नखरे बिल्कुल बर्दाश्त बिल्कुल करने पड़ते बिल्कुल थे। बिल्कुल आज आप अपना तारुफ खुद पेश कर सकते बिल्कुल। हैं, अभी अपना आपके काम। पास आप रिकॉर्ड लेबल भी खुद हैं, आप म्यूज़िक स्टूडियो भी खुद हैं, आर्टिस्ट तो आप हैं ही, और रिलीजिंग लेबल भी आप खुद हैं, और चैनल किसी हद तक भी आप किसी हद तक। हैं यूट्यूब वगैरह बिल्कुल की वजह से। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अब वो आ गई। अच्छा, इससे हुआ ये है कि हर इंसान के हाथ में ये पावर आ गई, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बहुत। पहले ये होता था, स्क्रूटनी होती थी, जिस ज़माने पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, जी। तो हर आदमी नहीं जाके गाना गा सही सकता बात था है। वहाँ पर। सही मुझे अभी भी याद है कि मैं उस ज़माने में मेरा एक बैंड होता था, और हम एक गाना, उनके पास एक नेशनल सॉन्ग है, वो लेकर गए और PTV, ठीक। और हमने कहा वही हमारी वीडियो बना दें आप, जिस तरह से वो सेट के ऊपर बनाते थे। तो उसमें वो डिस्टॉर्शन जिसे कहते हैं ना, हम गिटार, रॉक गिटार, वो बिल्कुल कहीं पीछे बज रहा था। और वो भी इस वजह से कि हमारा गिटार प्लेयर जो था वो हैवी मेटल सुनता था। उसने कहा था यार मैं इसमें डालूंगा, तो वो पीछे कहीं बजा। तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर साहब थे, जो मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कहा कि यार गाना तो आपका अच्छा है, मगर इसमें पीछे थोड़ा शोर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो वक्त होता था। और वो नहीं किया उन्होंने गाना, उन्होंने कहा कि शोर को निकालें आप इसमें से, ठीक है ना। तो डिस्टॉर्शन वाज इज इक्वल टू नॉइज और शोर। तो वो बहुत था। फिर ऑब्वियसली फिर इंडस का टाइम आया सारा, वो उस ज़माने में बड़ा म्यूजिक हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चैनल कंट्रोल करता था कि कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी चीज़ इस लेवल के ऊपर है कि ये आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती। एक चेक लगा, एक चेक लगता था, ठीक है ना। अब वो नहीं है। अब एनीबडी कैन डू एनीथिंग, और पब्लिक किसको पसंद कर ले, और कैसी कैसी चीज़ें पब्लिक पसंद कर रही है, ये भी ताज्जुब कभी कभार होता है। सही बात। लेकिन ये कि हम लगे में, उस वक्त से लगे में कर रहे हैं। और जिस तरह हमारी ऑफ एयर बात हो रही थी जी। कि वो एक सस्टेन एक चीज़ की भी। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्टोरी बताएं, ठीक, अपने म्यूज़िक के थ्रू या किसी भी आर्ट के थ्रू। ये मैं हर किसी को कहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग इज़ द मेन थिंग। अब वो ज़रूरी नहीं कि आप खुद शायर हों, ठीक, आप शायर नहीं भी हैं, तो आप अगर किसी चीज़ से इंस्पायर होकर भी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो
क्यों इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक। दैट थिंग शुड रिफ्लेक्ट वाह। इन योर आर्ट, बहुत नॉट अच्छा। जस्ट म्यूजिक। और आपकी जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि हम इतने अरसे से देख रहे हैं, हम जर्नलिज्म का कैरियर शुरू कर रहे थे, आपका म्यूज़िक का कैरियर शुरू होगा, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ हम आगे पीछे ये चीज़ें हो रही थी। तो लेकिन ज़ाहिर बात है म्यूज़िक बहुत सुनते थे, आपको भी सुख सुना। फिर जब ये पता चला कि आप उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब जो है पटियाला घराना, उनके आप शागिर्द हैं, तो और दिलचस्पी हमारी ज़्यादा हो गई। और फिर आपने शागिर्दी अपनी जगह, लेकिन आपने अपनी एक राह निकाली जी। और उस राह पर आप आज तक कायम हैं। तो ये कैसे कर लिया आपने, मेंटेन रखना एक ख़ास अपने अंदाज़ को? जी। ज़माना बदलता रहा, चीज़ें बदलती रही, लेकिन आपके म्यूज़िक का अंदाज़ और बड़ा भाता है दिल को आज भी। तो ये कैसे किया? आई थिंक उसके लिए सबसे पहले तो ये बात है, थोड़ी सी क्लीशेड सी बात है, लेकिन ये है कि आपको अपने आर्ट से ट्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप वो काम करें जो सबसे पहले आपको पसंद आए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि इसको एज अ बिजनेस या एज अ वो काम ले रहे होते हैं, मतलब काम तो है, हमारा भी काम है, लेकिन ये कि मुझे अगर चीज़ इंस्पायर नहीं कर रही खुद, तो मैं अपोलोजेटिक हूँ उसके बारे में कि अच्छा है कि आप क्या कहानी सुनाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके आर्ट के थ्रू क्या लोग, यानी आपके गानों को जोड़ लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी की कहानी कुछ हद तक कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, वो विजुअली भी मैं दिखाता हूँ, वो मेरे लिरिक्स में भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाती होगी, कब कुछ थोड़ी बहुत कोशिश लिखने की मैं खुद भी करता हूँ, कुछ शोरा का कलाम जो मुझे, अब ऐसा नहीं कि मैं हर किसी को गाना शुरू कर दूँगा, सही, तो ये है। तो आपकी क्या स्टोरी, अब जो बच्चे आजकल म्यूज़िक कर रहे हैं, मैं जो वो कवर्स बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए, एक ट्रेंड आ गया कवर्स का, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि कवर्स आप ज़रूर करें, लेकिन अपना रेशियो कवर्स और ओरिजिनल का जो है ना, वो ज़रा उसको देखें। सही मतलब 80-20% टाइप चीज़ है तब तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन अगर आप अपने गाने नहीं बनाएंगे तो आप अपना मैसेज क्या देंगे, क्या किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपनी ऑडियंस? हाँ, लेकिन आपने तो खैर कोक स्टूडियो में अपना ओरिजिनल गाना गाया, लेकिन जब 10 साल से आपको एक चीज़ सुनवाई जा रही हो हर जगह से, तो उसके बाद जो बच्चा होश संभाल रहा है, जो नया म्यूजिशियन है, वो क्या करे? कवर्स के हवाले से आप पूछ रहे हैं, नहीं वो ठीक है, देखिए कवर्स हर दौर में हुए हैं, लेकिन उसका एक बैलेंस होता था। अब कुछ लोग हैं जो कि कवर्स ही किए जा रहे हैं, और वो इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि यार हमारा कोई कवर के थ्रू हमें कोई वो हिट हो जाएगा तो फिर हम अपना गाना निकालेंगे। सही। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये होता था कि अपने ओरिजिनल्स आते थे, उसके बाद जो है वो कवर एल्बम आ जाती थी या एक सिंगल आ जाता था। जहाँ तक आपने बैलेंस की बात की और जदीद मौसीकी, वो उसमें भी आई थिंक खान साहब का काफ़ी जो है उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, बिकॉज मेरा गाना था सुन रहे मोरे प्यारे साहब, वो खान साहब ने ही मुझे कहा था, क्या बात है, कि आप इसको बनाएं और अपने अंदाज में इसको फ्यूज करके बनाएं। बहुत ही अच्छा था वो, बहुत। थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने देख लिया था कि उस वक्त जाहिर है उनके अपने अमानत अली खान साहब के साहबजादे शफकत भाई, वो भी फ्यूजन कर रहे थे, तो उनको वो भी हुआ था वो कि समझ रहे थे ये इसको भी करना चाहिए। तो वो सुन रहे मोरे प्यारे साजना, उनकी अपनी बंदिश थी राग भोपाली की। बिल्कुल। तो एक दिन हमारी एकेडमी, मैं इस्लामाबाद में होता था उस वक्त, तो बहुत शदीद तूफान आया हुआ था, और एकेडमी में कोई और बच्चा नहीं आया हुआ था, लेकिन मैं पहुंच गया। ठीक। तो वो मुझसे कोई 1 घंटा कोई गवाते रहे, यही बंदिश ना भोपाली की, कराते रहे। जब बिल्कुल खत्म हो गया ना, जाते हैं उन्होंने कहा ये मैं चाहता हूँ कि तुम इसको करो, इसको अपने अंदाज में करो। क्या बस वो मैंने सुन रहे। क्या बात है, क्या। और वो आज तक वो हमारे दिलों से जुड़ी हुई है। मुझे आई थिंक वो दैट इज माई क्लेम टू फेम। सही बात। वो गाना, हालांकि उससे पहले भी मेरे एक एल्बम आया था, लेकिन जितनी मकबूलियत इस गाने को मिली, उस्ताद की दुआ जो थी। बिल्कुल। सही बात। उस्ताद की दुआ तो मेन सबसे चीज़ है। उसके बाद ऑब्वियसली फिर हमने, वो कहते हैं ना कि आपकी नीयत साफ़ हो तो अच्छे लोग आपको आपके सराउंडिंग में आ जाते हैं, क्रिएटिव लोग मुझे मिले, फिर उसका विजुअल कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। तारिक अमीन ने कमाल कर दिया। शहरियार उसके जो डायरेक्टर थे मेरे दोस्त, और तो वो सारी चीज़ें फिर एनर्जीज पॉजिटिव हो गई। क्या बात है। तो इन यादों को मज़ीद अच्छी तरह से याद करने के लिए हम चाय पिलाते हैं आपको अच्छी सी, और चीनी पत्ती बता दें साकिब को, आप क्या लेते हैं? कम ज़्यादा? आधा चम्मच, यानी बहुत कम। साकिब, चीनी ना होने के बराबर, यानी बहुत हल्की। हाँ, और पत्ती हल्की सी तेज़, ज़्यादा नहीं, कड़वी नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं साकिब हमारे यहाँ, और हम चाय भी पिलाते हैं, साथ साथ बातें भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना आपके इन सारे दोस्तों को, पूरी टीम को, जिन्होंने वीडियो बनाया, इस पर काम किया, फिर आपके उस्ताद को, और उस दिन को जिस दिन तूफ़ानी बारिश थी और आप और उस्ताद थे और वो बंदिश, उस सब की याद को अगर आप थोड़ा सा गुनगुनाएं तो मैं समझता हूँ कि हम एक नॉस्टैल्जिया, बिल्कुल नॉस्टैल्जिया, बिल्कुल।
साजना सुन रे मोरे प्यारे साजना मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे सुन रे मोरे प्यारे साजना रात अंधेरी गिनूं मैं तारे रात अंधेरी गिनूं मैं तारे कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे लागे ना मोरा जिया 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 सुन रे मोरे प्यारे साजना सुन रे मोरे प्यारे साजना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा। और आपके दीगर गाने भी जो उसके बाद आए, एल्बम्स आई और फिर आपने ट्रिब्यूट में कवर भी एक दो किए, तो सब चीज़ें कमाल हैं। तो यानी वो जो एक कमर्शियल हैसियत में नाकाम होने का डर होता है, या जो ट्रेंड्स और रुझानात बदल रहे होते हैं उसमें ये खौफ होता है कि पीछे ना रह जाए, इन चीज़ों ने कभी तंग नहीं किया आपको? वो सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, शुरू में तो ये बड़ा पक्का एक डिसीजन मैंने लिया था कि यार म्यूज़िक को प्रोफेशन उस तरह से फुल टाइम नहीं बनाना, यानी आपकी अर्निंग जो है म्यूज़िक पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ब्रेड एंड बटर कुछ और था वो भी आर्ट, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, वो तो फिर म्यूज़िक अपनी मर्जी से करता था। वाह वाह। आजकल भी ये है कि म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है वो ब्रेड एंड बटर है, लेकिन अपने गाने अभी भी अपनी मर्जी से बनाता हूँ। वाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह है, टोटल म्यूज़िक ही कर रहा हूँ फुल टाइम में, लेकिन म्यूज़िक प्रोडक्शन से अर्निंग है और अपना काम जो है वो अभी भी अपनी मर्जी का होगा। यानी ये आपने बड़ा अच्छा अपने आप को, यानी मैं समझता हूँ जो नई नस्ल के हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको इस बात से सीखना चाहिए। और हमने भी यही सीखा कि भाई वो जब आपको जो बहुत ज़्यादा आपका क्रेज़ है और आपको लगता है उसमें पैसे नहीं है, तो उसको आप साइड पे रखें। और वो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा गहरा ताल्लुक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो आप का खालिस रिश्ता होता है ना, आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और उसमें ऑब्वियसली किसी के लिए नहीं आप कर रहे हो, आप अपने लिए बना रहे हो अपने। तो कमीशन काम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस तरह मैं बहुत कमर्शियल्स का म्यूज़िक करता हूँ और फिल्म्स का भी म्यूज़िक करता हूँ, तो वो साउंड ट्रैक्स करता हूँ, बेतहाशा चीज़ें चलती हैं एज ए प्रोड्यूसर। बट उसमें फिर आप जो डायरेक्टर को चाहिए आपने वो बनाना है, दिल और सोल उसमें भी लगाते हैं, सही है। लेकिन ये कि वो विजन जो होता है वो डायरेक्टर का होता है, आपको उसके लिए काम करना है, और वो डिसीजन मेकिंग भी उसी के पास होती है। अगर उसे पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर ये है कि कोई आप खुद अपने, अच्छा कभी कभार बड़ा मुश्किल भी हो जाता है अपने लिए काम करना, शायद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने लिए काम करना। कैसे? आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना बहुत, और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा। तो कभी कभार आपको चेक लगाना पड़ता है कि अच्छा नहीं यार बस अब इतना काफ़ी है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। तो लेटेस्ट आजकल क्या कर रहे हैं? कुछ जॉन एलिया की आवाज़ सुनाई दी मुझे आपके। अभी मैं 2-3 ट्रैक्स कर रहा हूँ जो अभी वक्तन फ़वक्तन मैं रिलीज़ करूँगा, सिंगल्स हैं मेरे। ठीक है। उसमें से एक जो है वो जॉन साहब का कलाम है, मैंने बड़ा डरते उठाया जो मैं कह रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जिसको पढ़ा जा रहा है यंग जनरेशन में, आई थिंक वो जॉन साहब है। बिल्कुल ठीक। और जॉन साहब से एसोसिएशन लोगों की बहुत इमोशनल लेवल के ऊपर है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता नहीं उसको कैसे लोग रिसीव करेंगे। क्योंकि देखिए हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैंने अपने अंदाज में उसको किया है और बड़ा ही अनकन्वेंशनल अंदाज में मैं जॉन साहब की पोएट्री को कंपोज कर रहा हूँ। क्या बात है। इट्स द ट्रैक इज़ लाइक अ जर्नी। वो शुरू जिस नोट से होता है वो एंड बिल्कुल ही किसी और नोट के ऊपर होता है, और एकदम म्यूजिक का स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इतना मैं बताऊंगा, बस ठीक है, बस बाकी अभी सरप्राइज ही रहने दें। तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और आपके साथ मज़ीद गपशप करते हैं। जी, तो हमारे साथ रहिएगा। अब्बास अली ख़ान मौजूद हैं, चाय हमारी आ रही है, अपनी चाय तैयार कीजिए फ़ौरन और आ जाइए। जी,
मैं अभी हमारा जो प्रोमो चल रहा था मैं अब्बास को दिखा रहा था कि जॉन आएंगे इसमें, लेकिन अभी इन्होंने जॉन काट दिया हमारे प्रोड्यूसर ने। अच्छा। तो जनाब ये बड़ी मज़े की खबर सुनाई, शुक्रिया साकिब कि जॉन का ये आप ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा माजी में चलते हैं। आपका एक बहुत बड़ा हवाला जो मतलब अमूमन मैंने नहीं कभी सुना, आप हवाला देते नहीं है, लेकिन मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि आज यहाँ हवाला दिया जाए। अब्बास अली ख़ान के जो परदादा हैं वो इस मुल्क का एक बड़ा नाम, मोतबर शख्सियत, पाकिस्तान बनाने वाले जो मेमार लोग कायद आज़म के साथियों में उनमें से एक, और उनका नाम है लियाकत अली ख़ान। अब वो क्या हैं मुझे बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत नहीं, तो कितना ये लेगेसी सोच के कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ और ऐसे लोग ऐसे मुल्क में जिसमें लियाकत अली ख़ान साहब जैसे लोग। सही बात है। मतलब मैं कभी कभार उस पर थोड़ा गौर करता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा मैं अंडर प्रेशर भी आ जाता हूँ। सही बात है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करता क्योंकि मैं नेपोटिज़म और इन चीज़ों के शदीद खिलाफ हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंसान को अपने बल के ऊपर जो है सही वो बात करना चाहिए। ये तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है आपको कि आप बहुत, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी मेहनत से जी बिल्कुल जो है वो आदमी आगे बढ़े। और हालांकि आप देखिए मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, मतलब मेरी फील्ड भी बिल्कुल अलग है। जी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में, तो मैं कहता हूँ कि जिसमें इंसान बेहतर हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं चल सकूंगा। सही बात तो और वो भी आजकल की पॉलिटिक्स में, तो इस वजह से मैं वो चीज़ करता हूँ जो कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना नाम कर सकता हूँ, अपना मेहनत कर सकता हूँ और मैं ईमानदारी के साथ वो चीज़ कर सकता हूँ। तो कब पता चला, ख्याल आया कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ कि इस मुल्क के बनाने वालों में से इस घर का एक फ़र्द भी शामिल है? ये तो बचपन से ही था। अच्छा। क्योंकि स्कूल डेज से ही जो है वो इस चीज़ का जिक्र किया जाता था। कभी 14 अगस्त पे कोई तकरीब हो रही हो तो मुझे स्पेशली बुलाया जाता था कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात होते हैं, तो वो चीज़ तो चलती आ रही थी। लेकिन कोशिश ये की कि इस चीज़ को सर पे उस तरह से सवार ना किया, खुद से मेहनत की और किया जाए। बिल्कुल। तो अम्मी अब्बू के बारे में बताइए, क्या वो सोचते थे, बहन भाई आपके क्या ख्वाब थे बचपन में? मैं बचपन में जो मुझे बहुत पुराना लोग जानते हैं वो अभी भी मुझसे पूछते हैं। अच्छा, मुझे ड्राइंग पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो म्यूज़िक भी साइड पे चल रहा था, लेकिन मैं ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हर बंदा जो मुझे देखता था वो मुझे हमेशा एक स्केच बुक के साथ देखता था, या कलर पेंसिल्स होंगी मेरे पास और मैं कुछ ना कुछ अपना बनाता रहता। यानी वो आपके अंदर का एनिमेटर वहाँ से आया? जी बिल्कुल, वो साइड तो वो एक चीज़ थी। और पेरेंट्स से हमेशा इंकरेजमेंट मिली। मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने कीबोर्ड्स बजाने से स्टार्ट किया था, तो वो भी इस तरह एक मेरे बड़े भाई हैं मौज़म अली ख़ान, वो भी अब उन्होंने भी एक्टिंग में आए। एक ड्रामा सीरियल चल रहा है सबात के नाम से। अच्छा। तो उसके अंदर उनका एक बड़ा मेन रोल है, बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं उनको। तो वो गाते भी हैं। अच्छा। और बड़ी उनकी भारी और बड़ी मज़ेदार गज़ल टाइप जिसे कहते हैं आवाज़ है, तो वो भी है। तो उनके लिए एक कीबोर्ड, एक छोटा सा कोई मेरी आई थिंक फूफो लाई थी। अच्छा। तो वो कहीं मुझे स्टोर रूम से मिल गया। तो मैंने उस वक्त मैं 6 साल का था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे इसको चला के दें, तो उन्होंने चलाया उसको। तो उसमें फिर मैंने अपनी कुछ धुनें बनानी शुरू की। अच्छा। जो भी टेढ़ा मेढ़ा जो आता था वो किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसको शौक़ है, तो उन्होंने फिर मुझे बेहतर से बेहतर जो है वो कीबोर्ड्स लेकर दिए। और फिर जब मैं स्कूल में आया तो मैंने स्कूल बैंड्स के साथ बजाना शुरू कर दिया। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम गाओ भी, तुम्हारे अंदर है वो चीज़। तो स्कूल कॉलेज के टाइम में कौन लोग थे जिनको आप आइडियलाइज कर रहे थे कि इनके इस तरह का करना है कुछ? देखिए, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे तो वाइटल साइंस था। सही। तो वाइटल साइंस जो मैंने पहली अपनी कैसेट ली होगी वो वाइटल साइंस की कैसेट। ठीक। और मुझे भी याद है। और फिर बाद में आवाज़ आया, फिर जुनून आया। और मैं वाइटल साइंस का स्पेशली बड़ा डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और शायद कुछ लोगों को मेरे म्यूज़िक में कहीं ना कहीं, जब मैं पॉप टाइप काम करता हूँ तो उनकी झलक भी नज़र आती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं। सही। तो वो ज़ाहिर है आपकी इंस्पिरेशंस आपके कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। उसी के दरमियान आपको ज़रूरी है कि अपनी आइडेंटिटी ढूंढें। तो वो है। उसके बाद फिर आई थिंक आप चाय भी लें साथ? जी बिल्कुल। अच्छा। तो ये चीज़ें होती रहीं। तो मेरे वालिद जो हैं उन्होंने सोचा कि अब इसको सिखाना चाहिए मुझे। अच्छा। तो फिर जब कॉलेज में था तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारी खुशकिस्मती है कि फ़तेह अली ख़ान साहब इस्लामाबाद आ गए हैं और उन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली है। ठीक है। तो मेरे वालिद अमानत अली ख़ान साहब, क्योंकि होटलियर थे मेरे वालिद, तो उन्होंने अमानत अली ख़ान साहब के साथ काफ़ी उनका उठना बैठना होता था होटल की वजह से, प्रोग्राम्स की वजह से।
तो उनके दोस्त थे, तो उस हवाले से फ़तेह अली खान साहब से भी बड़ी अच्छी जान पहचान, तो फिर मुझे ले गए वो वहाँ पर। तो कुछ याद है ये कौन सा टाइम था, सन वगैरह, जब आपने एडमिशन लिया खान साहब के पास? तकरीबन समझ लें कि ये कुछ 2003-4 की बात है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल सही। तो, या शायद उससे थोड़ा सा लेट। मैं वैसे बहुत बुरा हूँ डेट्स याद रखने में ठीक तो है, इसलिए इसको इग्नोर ही हाँ, कर दीजिए इस ठीक चीज़ को। ठीक है, बहरहाल मतलब मैं अपना कॉलेज में था मैं उस ठीक वक्त, है। तो खान साहब के पास गया। खान साहब ने मुझे सुना, एक दो क्लासेस मैंने एकेडमी में, जिस तरह और बच्चे आ रहे थे वो, तो वो फिर खान साहब ने मुझे कहा एक दिन कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें शागिर्द करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, एकेडमी में जाके पढ़ना या सीखना म्यूज़िक एक अलग चीज़ थी, वो ठीक है, सब सब लोग आ करते रहे हैं। थे। फिर जो शागिर्दी खान साहब के साथ होती थी वो एक पर्सनल चीज़ होती थी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो रस्म शागिर्दी, गंडा बंदाई, जी, वो जी, सारी जी, ये जी, आपको पता है इससे जी, एसोसिएटेड चीज़ें हैं कि वो बिल्कुल। लाल धागा जो जी, बांधते हैं, जी। तो वो फिर खान साहब के घर पे रस्म हुई पूरी, वाह! और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शागिर्द किया। और शागिर्दी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा एक रूहानी एक चीज़ है, और जब आप शागिर्द हो जाते हैं किसी के, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जो कि आप डायरेक्टली सीख नहीं रहे होते, लेकिन आपके अंदर मुंतकिल हो रही होती हैं। बिल्कुल। और फिर मैंने आपके यहाँ देखा है कि आपके यहाँ एक तसव्वुफ़ का भी बड़ा गहरा एक रंग बिल्कुल आपकी मौसीकी में मौजूद है। बिल्कुल और बिल्कुल मज़े की बात ये है कि वो जो जिसको हम फ्यूजन कहते हैं, अच्छा मैं आपके म्यूज़िक के लिए फ्यूजन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल इसलिए जी करता कि आपका ओरिजिनल म्यूज़िक जी है, जी और आपने जदीद मौसीकी जी और सूफ़ीज़्म का कलाम जी और इसको लेकर जो चीज़ें बनाई जी हैं, जी और जी वो बहुत मज़ेदार जी काम है बिल्कुल आपका। मैं चाहूँगा कि आप वो भी बताइए कि फिर किस तरह आपने जी। पहली एल्बम, दूसरी एल्बम और कौन-कौन पहली सा एल्बम कलाम? तो मैंने समझ लें कि बचपन में ही कर ली। ठीक, वो एक एल्बम थी हमसफ़र, और वो इस तरह से था कि वो एक ड्रामा सीरियल था, एक ब्रांडेड ड्रामा सीरियल था, जिसके लिए उनको 4 गानों की ज़रूरत थी। तो उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार तुम म्यूज़िक बनाते हो, तुम 4 गाने इसके लिए बना दो। ठीक है। तो वो 4 गाने मैंने किए उस ड्रामा के लिए, जिसमें एक अक्सर लोगों को वो वीडियो याद होगा मेरे, इसमें पानी पे खड़ा हूँ, जाने क्या है तेरी आंखों में, मेरा एक गाना था, तो वो उसमें यूज़ हुआ। अच्छा, वो जब 4 गाने बन गए तो मैंने सोचा यार इसमें थोड़े से और मिला के एक एल्बम ही बना लेते हैं। अच्छा, तो एल्बम फिर पूरी हमसफ़र के नाम से ही वो अच्छा, एल्बम रिलीज़ हुआ। ठीक, और उस ज़माने में खैर लेबल्स के इश्यूज़, वो उस तरह से लोगों तक पहुँच नहीं पाई ठीक, एल्बम। फिर उसके बाद फिर सुन रे जो सॉन्ग था, ठीक। वो सुन रे बाय द वे पूरी एल्बम है। अच्छा, सुन रे इज़ नॉट ओनली द नेम ऑफ द ओके। सॉन्ग, इट्स द नेम ऑफ द एल्बम आल्सो। तो हाँ, सुन रे किया, सुन रे के बाद फिर एक लंबा गैप आया, ठीक। और फिर मैं क्लासिकल सीखना सीख शुरू का वो चीज़ एक तो कितना सीख लिया आपने क्लासिकल? देखें जो कंटिन्यूस जिसे आप कहते हैं, तो वो तो मैंने खान साहब से कोई 5-6 साल सीखा ठीक है, कंटिन्यूस। उसके बाद फिर खान साहब ने मुझे कहा कि अब तुम्हें उस तरह से रोज़ एकेडमी आने की ज़रूरत नहीं, ऑन एंड ऑफ अब तुम्हें इतना आ गया है कि तुम सुन के भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। फिर ऑन एंड ऑफ उनके पास मैं जाया करता था, सही। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई नया राग सीखने का दिल कर ठीक, रहा है, या कोई ठीक। और बंदिश सीखनी है, तो वो उसके फिर सही, बाद चलता रहा सिलसिला जब तक वो हयात रहे। फिर एक एल्बम फिर मैंने किया, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे अंदर खुद कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अच्छा, और फिर मैं एक शख्सियत से मिला, उनका नाम था हज़रत बाबा गुलजार साबरी, अच्छा, और मेरे मामू जो थे वो उनसे बैत हुए थे, अच्छा, और वो बुज़ुर्ग एक थे, अब तो उनका विसाल हो गया, वो सियालकोट में होते थे। अच्छा, तो मेरे मामू मुझे उनके पास ले गए थे। ठीक, तो मामू ने कहा कि तुम जो है ना बाबा के हाथ पे बैत कर लो, और अच्छा मैं छोटा था, मुझे नहीं, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्या है। सही है। अच्छा, वो करके मैं आ गया। अब उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। अच्छा, हालांकि बाबा साईं से मेरी फिर उसके बाद उस तरह से फ्रीक्वेंटली मुलाकात नहीं होती थी, ठीक, चेंजेस आना शुरू हो गए, कुछ अंदर रूहानी चेंजेस आना शुरू अच्छा, हो गए, चीज़ें होना शुरू हो गई। फिर उसी हिसाब से मुझे लोग भी ऐसे मिलना शुरू हो गए, जो कि कभी कोई पोइट्री दे रहा है मुझे, कोई, वाह! तो वो सारी चीज़ें मिल के फिर एक एल्बम बना तमाम आलम मस्त, ठीक, जिसमें मुख्तलिफ शोरा का कलाम उसमें यूज़ हुआ, और वो इस तरह मसलन से था कि हज़रत अमीर खुसरो से स्टार्ट करके बाबा गुलजार साबरी तक। वाह! वो और भी नाम बताइए। जिगर थे उसके अंदर, आहा, हज़रत जहीन शाह ताजी थे, हज़रत शाह नियाज़ थे, और काफ़ी वाह! और पोइट्स थे ये उसमें। सारा यूट्यूब पे आपके सिराज चैनल पे? औरंगाबादी, वाह! मेरी कंप्लीट एल्बम यूट्यूब के यूट्यूब ऊपर पे है, है। ऑडियोज़ का है, आपका जो ऑफ़िशियल चैनल है उस पर? और जितने भी मेरा सारा म्यूज़िक, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, उनके ऊपर है, iTunes हो गया, ठीक, ठीक, गाना, ठीक, जितनी ऐप्स हैं सब पे सही, है, तो वो लोग सुन सकते हैं वहाँ पर ठीक, जाके। तो अच्छा, फिर हज़रत बाबा गुलजार साबरी का जो कलाम था
वो फिर कोक स्टूडियो के अंदर फिर मैंने गाया, अच्छा, जो था मुझे बार बार सदा ना दे। वाह क्या बात है। अगर थोड़ा सा आप अभी जी, बिल्कुल। ट्रिब्यूट करें जी। अपने सूफी उस्ताद को तो बिल्कुल, मज़ा आ बिल्कुल, जाएगा। वाह। और ये भी अच्छी बात है, आपने ओरिजिनल गाया अपना कोक स्टूडियो में। जी। वाह। ना है इब्तिदा मेरे इश्क की, ना है इंतहा मेरे इश्क की। ना है इब्तिदा मेरे इश्क की, ना है इंतहा मेरे इश्क की। मेरा इश्क ही है मेरा खुदा, मुझे और कोई खुदा न दे। मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे। मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी आग तुझको जला न दे। मैं गदा नहीं हूँ फकीर हूँ, मैं कलंदरों का अमीर हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मांगने की अदा न दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये फिर इस तरह ये 2 एल्बम्स तक का आपका ये सफ़र। 3 यहाँ एल्बम्स, फिर 3 तीसरी कौन सी एल्बम? तीसरी जो है वो तमाम आलम मस्त थी। अच्छा, पहली हम सफ़र थी, फिर ठीक, सुन रहे दूसरी एल्बम हुई सुन रहे और तीसरी तमाम आलम ठीक है। मस्त। फिर इसके साथ साथ आपने मूवीज़ और ड्रामों के लिए जी, भी जी, जी। काम किया, वो क्या हाँ, एक और जिस तरह मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मूवीज़ का बैकग्राउंड स्कोर जो होता है करना। मुझे ऐसा लगता है बड़ा बारीक काम है, अच्छा। और बड़ा आपको पावरफुल महसूस होता है वो काम करते हुए। जब आपके पास बिल्कुल एक खाली डायलॉग्स के साथ एक लोकेशन ऑडियो के साथ एक वो फिल्म आती है, और उसमें फिर आप जब जान अपने रंग डालते हैं, भरते हाँ, और आपको ये भी पता होता है अच्छा कि मैं ऐसा कर देता तो कुछ और हो जाता, आय हाय। अगर ऐसा कर देता इमोशन कुछ और आता, वो बड़ा मज़ा आता है। मुझे ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक वैसे ही बहुत पसंद क्या है। बात है। तो कुछ मूवीज़ का भी मैंने नाम अगर स्कोर याद। किया जी। उसमें एक जलेबी थी, ठीक। पहली मूवी, उसका बड़ा 80s इंस्पायर्ड सिंथेसाइजर बेस्ड अच्छा। टाइप म्यूज़िक था, जिस तरह का मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में उस वक्त सही। किसी भी फिल्म का म्यूज़िक हुआ हो। अच्छा। और उसके बाद फिर एक फिल्म थी देख मगर प्यार से, उसका म्यूज़िक किया मैंने, वो बड़ा यूरोपियन साउंडिंग, बड़ा इन कंट्रास्ट जलेबी से कंट्रास्ट में था, उसमें अकॉर्डियन और पियानो और इसके ऊपर बेस करके। फिर चले थे साथ एक फिल्म थी उमर आदिल साहब की, वो की। फिर एक फिल्म की उनकी रेहान शेख साहब की एक फिल्म थी, आर्ट फिल्म थी वो, आज़ाद के नाम से, मैं वो की मैंने। और फिर एक पिंकी मेम साहब के नाम से एक फिल्म आई, फिर वो उसका स्कोर किया। वाह, इनमें कुछ क्या गाने भी बात, किए। बहुत ही ज़बरदस्त। एक ब्रेक छोटा सा लेते हैं और वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। जी, बात हो रही है अब्बास अली ख़ान से और बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन माने, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी बातें हो नहीं पाएंगी। हाँ बिल्कुल, और वक्त का पता ही नहीं चल रहा। वक्त का पता नहीं चल रहा। और मैं जो बार बार आपसे ऑफर कह रहा हूँ ना कि बस एक लाइन सुनाएं, आधी लाइन सुनाएं, वो इसलिए मैं चाह रहा हूँ बातें ज़्यादा कर लें, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें सुनने के लिए तो आपका सब कुछ ट्रैक मौजूद है यूट्यूब पर भी और वैसे सब जगह, तो वो तो हम सुन ही लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको नसर में सुने। अच्छी बात। तो लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कोई चीज़ हमें आप सुनाएं, फिर हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। कोई अपनी पसंद की चीज़ सुनाएं जो ये एक तमाम आलम मस्त का जिक्र हुआ था, तो उसी से एक और चीज़ मैं सुनाना चाहूँगा। ठीक। ये कलाम है हज़रत ज़हीन शाह ताजी का। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, शायद हमारे स्टूडियो में इसका इको आ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ज़रा सा ये इको ख़त्म कर दें भाई, तो फिर शुरू करते हैं। तो जब तक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने अब फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है?
फिल्मों के लिए भी म्यूज़िक करना है, साथ में अपने एल्बम्स भी करने जी, हैं, और म्यूज़िक के अंदर क्या तब्दीली देख रहे हैं अपने म्यूज़िक के अंदर? क्या मज़ीद कोई नया रंग फूटने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक की मेरी दो साइड्स हैं। एक तो साइड है जो कि क्लासिकल और सेमी क्लासिकल अंदाज के वोकल्स हैं और चीज़ें जी। हैं, उस टाइप का म्यूज़िक। और एक मेरा है जो पॉप का एंगल है, जी। जिसकी मेलोडीज़ भी पॉप टाइप मेलोडीज़ होती हैं, सीधी मेलोडीज़ होती हैं। ठीक है। तो कुछ दोनों तरह की चीज़ें जो है मैं आजकल कर रहा हूँ, अच्छा। प्लान कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ उन पे। अच्छा। और जो मेरी क्लासिकल साइड सुनने वाले जो लोग हैं, उनके लिए वो चीज़ें हैं, और जो पॉप वाह, सुनने वाली चीज़ें बहुत उनके लिए अच्छा। वो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे इन्फ्लुएंसेस दोनों जगह से आते हैं। सही जैसे है। मैंने को बताया वाइटल साइंस की एल्बम पहली ली, ठीक है। क्लासिकल मैंने बेसिकली बहुत बाद में सीखना शुरू किया। उससे सही। पहले आई स्टार्टेड ऑफ एज अ पॉप सिंगर, म्यूजिशियन। सही। तो वो सारी चीज़ें, अच्छा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो रूहानी भी हैं, जो कि मैं खुद जो जिस तरह फील करता हूँ वो लिख रहा हूँ। एक मेरा ट्रैक है, वो लिखा हुआ उस वक्त के बारे में, जब आप मेडिटेट करते हैं अच्छा। तो आप कैसा फील करते हैं, ठीक है। वो उसके बारे में है वाह। सारा। तो यानी पोइट्री की तरफ भी आपका, शायरी की थोड़ा तरफ बहुत रुझान मैं थोड़ा? क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं पोइट हूँ, या मैं ये भी नहीं कहता कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लेकिन जो लेकिन मैं अपने फील करता तासुरात हूँ को वो लिख लिखना। लेता हूँ, कुछ राइम कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। सही। तो आप कुछ सुना रहे थे हमें? जी जी जी। तेरी महफिल में हम खोए हुए से पाए जाते हैं, तेरी महफिल में हम खोए हुए से पाए जाते हैं। यहाँ हम होश में आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। यहाँ हम होश में आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। तेरी महफिल में हम खोए हुए से पाए जाते हैं। जुबां से कह रहे हैं हम तुम्हारे हो नहीं सकते, जुबां से कह रहे हैं हम तुम्हारे हो नहीं सकते। निगाहों से मगर कुछ और वो फरमाए जाते हैं। निगाहों से मगर कुछ और वो फरमाए जाते हैं। यहाँ हम होश में आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। यहाँ हम होश में आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। तेरी महफिल में हम खोए हुए से पाए जाते हैं। वाह, क्या Thank you. बात है, ज़बरदस्त बहुत भाई, शुक्रिया। बहुत ही उम्दा। वरना एक ज़माने में मतलब सजाद अली अगर एक तरफ हम सुनने को दिखाई देते थे तो दूसरी तरफ 4-5 किस्म के बैंड्स होते थे, बाल बढ़ाए हुए, जीन्स फाड़े हुए। तो लगता ये था कि पता नहीं यार ये सारे ऐसे ही आएंगे नई नस्ल में। जी, लेकिन सजाद भाई को रिप्लेस करना, या अहमद जहाँज़ेब जिस तरह आए, आप आए, और जो हम इस तरह के जब लोग देखते हैं तो दिल को बड़ी ढारस होती है कि ऐसी बात नहीं बहुत है, शुक्रिया। अभी भी चीज़ें हैं। देखें, तहजीब जो है ना, अब वो गोरे से अच्छा गिटार कोई क्या बजाएगा, या उसकी गायकी से आगे की गायकी कोई क्या गाएगा। तो अपना आहंग और अपना रंग अगर मौजूद हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर बात है। बिल्कुल। और अच्छा, मेरा हमेशा मेरी कोशिश म्यूज़िक से ये भी रहती है, कुछ नेचुरली भी इस तरह है कि चीज़ों को बिला वजह मुश्किल ना किया है। देखें, राग मैंने खान साहब से सीखे, कई राग सीखे, लेकिन जब मैं अब ये जो मैं गा रहा था ये एमन है, ठीक है, राग एमन, बिल्कुल सही, लेकिन इसमें आपको उस तरह से एमन दिखाया नहीं है मैंने। ठीक, जिस तरह ये है ना कि
अब क्योंकि मुझे लगता था इसमें ज़रूरत नहीं है करने की, सूर एमन के ही हैं। बिल्कुल ठीक। तो बिला वजह जो लोग चीज़ों को मुश्किल करते हैं, सजाद भाई का आपने जिक्र किया ना, सजाद भाई का ही एक वाक़या मैं आपको बताऊँ। मेरी एक डिस्कशन हो रही थी, अच्छा। इस्लामाबाद में था, तो वो आए हुए थे, तो मुझे बुला लिया फ़ोन करके, यार मैं आया हूँ तो आ जाओ, होटल चला गया। तो गुफ्तगू हो रही थी उनसे, तो मैंने कहा सजाद भाई आप मुझे बताएं कि ये मुश्किल मुझे चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है। तो सब कहते हैं यार मुश्किल तो चीज़ लफ्ज़ ही ऐसा है जिसको ना सुन के इंसान जो है वो दूर भागता है, तो तुम क्यों? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे मीठे मीठे गीत गाया करो, तुम क्लासिकल इस्तेमाल ज़रूर करो, लेकिन बिला वजह जो चीज़ों को मुश्किल नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ भी मेरे जहन में थी। और तो जो लोग तैयारी शो करते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, यार हम तैयार हैं और हमने अपनी बड़ी मेहनत की हुई है, मुर्खियों पे काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि उस रूदारी जो है ना जी, ये भी एक बड़ा खास वर्ड है, हमारे क्लासिकल में यूज होता है, तयदारी, रूदारी। कि रूदारी से ऊपर मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं है। दुरुस्त। तो रूदारी को अगर आप सब सुप्रीम इम्पोर्टेंस दें, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाना नहीं भी सीखा होता, लेकिन उनकी आवाज़ आपको ऐसे पकड़ लेती है आके, क्यों? क्योंकि रूदारी चल रही होती है वहाँ। सही है ना? क्या बात। तो एक बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाह भाई, बात यह है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मोड़ आन पहुंचा कि मुझे आपसे इजाज़त मांगनी है, और गुफ्तगू हमेशा की तरह अधूरी रही और अक्सर अधूरी रहती है। और फिर सही जितनी अच्छी शख्सियत और मेहमान मेरा होता है उतनी मेरी तशनगी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने नाजरीन से भी इजाज़त लूँगा और आपसे भी, और मैं चाहूँगा कि हम इस अच्छी सी गुफ्तगू का अख्ताम जो है वो आपकी किसी चीज़ पर ही करें। जी ज़रूर। तो अब आप क्लासिकल में कुछ सुनाएं या अपनी कोई चीज़ सुनाएं, जिस तरह मन कुन तो मौला भी आपने शायद बंदिश, अगर जी 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 ये फरमाइश का एक सोबर अंदाज मैंने और देखने वालों से खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, मन कुन तो मौला कई ज़ाहिर है बहुत पुरानी चीज़ है, तो उसको कई लोगों ने किया, मैंने अपने अंदाज में किया, और वो मौजूद भी है फेसबुक यूट्यूब सब जगह। सही। हरम की गोद में इस तरह बुतराब आए, नबी के कल्ब पे जैसे के अलकिताब आए, विलादते शह मर्दा का जिक्र काबे में, जो दर से पूछो तो दीवार से जवाब आए, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, फाज़ालियुन मौला मौला, फाज़ालियुन मौला मौला, मन कुन तो मौला, मन